एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे इतिहास कक्षा 11 पाठ 5 यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य जो कि चंगेज़ खान के द्वारा स्थापित जो साम्राज्य था और उसके वंशजों के द्वारा जो स्थापित साम्राज्य था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप ये विश्व मानचित्र में देख सकते हैं जो रेड मार्किंग की हुई है, अर्थात ये लाल जो मानचित्र दिख रहा है लाल लाल वाला सारा, वो सारा मंगोलिया का साम्राज्य था विश्व के अंदर। तो ये एशिया के अंदर फैला हुआ था और यूरोप का भी कुछ हिस्सा है उसने जो है अपने अधीन कर लिया था, और रूस का काफ़ी हिस्सा है वो मंगोलियाई साम्राज्य के अंतर्गत था। तो इस प्रकार से ये एक विशाल साम्राज्य था जो चंगेज़ खान और उसके वंशजों ने खड़ा किया था। और इसका समय काल, जो ये साम्राज्य जो स्थापित हुआ है उसका समय काल है 1259 का समय है। तो आज हम पढ़ेंगे इसी यायावर साम्राज्य के द्वारा। अगर हम यायावर को देखें तो ये यायावर लोग हैं वो मंगोलिया के शासक थे। ठीक है, मंगोलिया जो कि चीन और उसके आसपास का इलाका है, इधर का जो देश है, तो यहाँ के शासक थे। और इन्होंने बाद में चंगेज़ खान और उसके वंशजों ने बाद में ये साम्राज्य इतना विशाल कर दिया कि ये पूरा का पूरा पोर्शन है वो मंगोलिया साम्राज्य का हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो इसी चंगेज़ खान और उसके वंशजों के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है यायावर साम्राज्य। अब यायावर का अर्थ क्या होता है? यायावर यानी घुमंतु लोग या घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग या खानाबदोश लोग जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता है, उन्हें यायावर कहा गया है। तो यहाँ पर जो शुरुआती दौर में जो मंगोल थे वो इसी प्रकार से ऐसे ही थे, लेकिन बाद में जो है उन्होंने किस प्रकार से संघ बनाए, किस प्रकार से उन्होंने अपने कबीले स्थापित किए और बाद में एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया, चाहे वो तलवार की नोक पर ही क्यों न। कहते हैं चंगेज़ खान ने काफ़ी खून खराबा किया था और तलवार की नोक पर काफ़ी करोड़ों लोगों की हत्या करके, लाखों लोगों को मौत की घाट उतार के उसने ये विशाल साम्राज्य है वो तलवार की नोक पर खड़ा किया था। तो आज हम उसी साम्राज्य के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं यायावर साम्राज्य, इसकी अवधारणा, इसकी परिभाषा को समझने की प्रयास करते हैं। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत होती है क्योंकि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने समझा कि यायावर लोग कौन होते हैं? घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। मध्य एशिया के मंगोलों ने पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, हम मंगोलिया साम्राज्य पढ़ रहे हैं, ये मंगोल, ठीक है, मंगोलिया जो देश है उसी के आधार पर उसकी पहचान पढ़िए। और पार महाद्वीपीय यानी एशिया महाद्वीप को पार करके उन्होंने यूरोप तक में भी अपना साम्राज्य है वो फैलाया। एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात उन्होंने किया। तो भयानक सैनिक तंत्र यानी वही तलवार की नोक पर जो है उसने अपना साम्राज्य है, मंगोलों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। देखिए, अब है मंगोलियाई यायावर समाज के विषय में जो हमें जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि वो कौन कौन से स्रोत है जो हमें यायावर साम्राज्य के बारे में जानकारियाँ जो है प्राप्त करवाते हैं। तो इसमें पहला है इतिवृत्त। ठीक है, अब इतिवृत्त समझना चाहिए कि इतिवृत्त क्या है। इतिवृत्त से तात्पर्य होता है समकालीन ग्रंथ। ठीक है, समकालीन यानी उस समय के दौरान जो लिखे गए ग्रंथ है थे, यानी मंगोल साम्राज्य के दौरान, उसी समय के दौरान, उस काल के दौरान जो भी ग्रंथ लिखे गए, जो भी इतिहास लिखा गया, उसे समकालीन ग्रंथ कहा जाता है। फिर सेकंड है हमारा ऑप्शन है यात्रा वृतांत। अब यात्रा वृतांत यानी बहुत सारे लोग हैं मंगोलियाई साम्राज्य के दौरान उन्होंने यात्रा की। बहुत सारे इतिहासकार होते हैं, बहुत सारे जिनकी रुचि होती है इतिहास को जानने में, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं या जो इतिहास लेखन करना चाहते हैं, तो उन्होंने ऐसे कई यात्री थे जिन्होंने यात्राएं की और उस यात्राओं के दौरान उन्होंने अपने लेख लिखे, अपने रोजनामचे लिखे, अपनी डायरी के अंदर लिखा। तो वो यात्रा वृतांत भी मंगोलिया साम्राज्य के बारे में हमें बताते हैं, जिसमें बौद्ध लोग थे, चीनी लोग थे और इसके अलावा और भी स्थानीय यूरोप के लोग थे। उन्होंने इन यात्राओं को किया और फिर उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत के दौरान जो उन्हें समझ में आया, जो उन्हें रुचिकर लगा या जो उनके लिए अलग था, वो उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। फिर तीसरा ऑप्शन आता है नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज से। नगरीय साहित्यकारी अर्थात नगरीय साहित्यकारों से तात्पर्य है कि जो मंगोल साम्राज्य के दौरान, जब मंगोल साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था, उस दौरान वहाँ पर भी कई विद्वान, कई लेखक हुए होंगे, कई प्रकार के इतिहासकार रहे होंगे जिन्होंने अपने समय का इतिहास है उन्होंने लिखने का प्रयास किया होगा। और उनसे जो भी उनकी जो दस्तावेज है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उनसे संबंधित जो भी कुछ चीज़ें, सामग्री मिलती है, उसमें भी मंगोल का
साम्राज्य है उसका वर्णन है, विवरण है, वो मिलता है। इसके अलावा कुछ निर्णायक स्रोत भी मिलते हैं जिसमें चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध है। यानी जिन्होंने जिन्होंने जिन जिन इतिहासकारों ने, जिन जिन लोगों ने मंगोल साम्राज्य के बारे में जाना, तो उन्होंने लिखा, चाहे वो चीनी लोग हो, चाहे मंगोलिया के स्वयं के मंगोली लोग हो, चाहे फारसी और अरबी लोग हो, तो उन्होंने मंगोलियों के बारे में लिखा या मंगोल साम्राज्य के बारे में लिखा। तो उनके ग्रंथ भी हमें बताते हैं, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से हर एक का जो है विवरण अनेक साहित्यों में मिलता है। तो ये इस प्रकार से मंगोलियाई साम्राज्य की झलक हमें इन चीज़ों से भी मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें इतिवृत्त है, यात्रा वृत्तांत है, साहित्यकारों के दस्तावेज है और अन्य चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध जो लेख ग्रंथ है उसमें भी मंगोलियाई साम्राज्य की झलक है वो मिलती है, उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बिंदु है कुछ कि महत्वपूर्ण सामग्रियां हमें इतालवी, लातीनी, फ्रांसीसी और रूसी भाषा में भी मिलती है। देखिए, मंगोल का साम्राज्य काफ़ी विशाल साम्राज्य था, ठीक है। काफ़ी यूरोप देश तक आधा, लगभग यूरोप का आधा हिस्सा है वो भी उसने अपने अधीन कर लिया था। तो इतालवी जो कि इटली की लैंग्वेज है, लातीनी जो कि यूरोप की प्राचीन भाषा मानी जाती है, साहित्यिक लैंग्वेज मानी जाती है। इसके अलावा फ्रांसीसी और रूसी भाषा में भी मंगोलियाई साम्राज्य का विवरण है वो मिलता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण स्रोत है जो मंगोलियाई साम्राज्य की जानकारी देते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत। मार्को पोलो जो कि एक इटली का यात्री था, ठीक है, और जिसने मंगोलियाई साम्राज्य यानी चंगेज़ खान के वंशजों के समय में उसने मंगोलियाई साम्राज्य की जो है कह सकते हैं यात्रा की थी। और ये एक यात्री था, एक मर्चेंट था। उसने जो इस यात्रा के दौरान जो भी अद्भुत लगा या जो भी उसे अच्छा लगा उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। तो इस प्रकार से मंगोलियाई साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाला या मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये इटली का यात्री था, ये आपको याद रखना है। और इसका जो यात्रा वृत्तांत हमें मिलता है वो लातीनी भाषा के अंदर उपलब्ध है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट स्रोत है। फिर है मध्य एशिया के यायावर साम्राज्य की विशेषता। मध्य एशिया यानी वही मंगोलिया और उसके आसपास का क्षेत्र जो चीन के पास में पड़ता है। मंगोलिया एक काफ़ी बड़ा देश है, ठीक है। तो यायावर साम्राज्य, अब शुरुआत में ये यायावर थे यानी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, घुमंतु थे। और किस प्रकार से वो लोग, उनका साम्राज्य कैसा था, उनके साम्राज्य की क्या विशेषताएं वो हमें देखनी है या वो हम समझते हैं। देखिए, मंगोलियाई साम्राज्य की विशेषताएं कि इन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की और चंगेज़ खान के नेतृत्व में की। हमें याद रखना है चंगेज़ खान, ठीक है, जो कि मंगोलियाई शासक माना जाता है। मंगोलिया में चंगेज़ खान को एक महान शासक की उपाधि है वो दी जाती है, जिसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था विश्व के ऊपर, ठीक है। उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। ये हम जान ही चुके हैं कि ये चंगेज़ खान का जो साम्राज्य था वो एशिया महाद्वीप का तो लगभग हिस्सा है, इसके अधीन था। और दूसरा यूरोप जो कि दूसरा महाद्वीप है विश्व का, उसके अंदर भी उसका साम्राज्य फैला हुआ था। फिर है कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दीनहीन, जटिल जीवन से दूर एक अन्य सामान्य सामाजिक और आखेटक परिवेश में जीवन बिता रहे थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आखेटक लिखना है यहाँ पर। आखेटक यानी शिकार, आखेटक यानी शिकार करने वाले लोग, ठीक है। जैसे ही पास में अगर हम देखें जो है चीन के पास, चीन, मंगोलिया और चीन पास पास है, तो चीन का सामाजिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर लोग खेती बाड़ी करते थे। लेकिन मंगोलिया के लोग हैं यायावर थे, घुमंतु थे, उनकी स्थिति दीनहीन थी यानी गरीब वाला जीवन था। और ये एक सामान्य तरीके से जीवन जीते थे, खाना बदोश की तरह। और साथ में ये शिकार भी किया करते थे, शिकारी संग्राहक भी थे और इस प्रकार से अपना जीवन है वो यापन कर रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के ये यायावर लोग ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिस पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। यानी थे तो इनका जीवन इस प्रकार से चल रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल जन सामान्य से कटे हुए थे, बल्कि ऐसा मतलब इनको सामान्य स्थितियां भी पता थी कि कहाँ क्या हो रहा है। इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा, ठीक है, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा, उनसे बहुत कुछ सीखा, जिसके वे एक महत्वपूर्ण अंग थे। तो ऐसा नहीं था कि ये खाना बदोश थे तो ये बिल्कुल दीन दुनिया से कटे हुए थे, और बल्कि
वो खानाबदोश थे, लेकिन फिर भी दीन दुनिया के काफ़ी हिस्सों से वो जुड़े हुए थे। और इस प्रकार से शुरुआती दौर में ये हमलावर थे, आखेटक थे, पास वाले इलाकों पर ये आक्रमण करते थे और धावा बोलते थे। और जब इनकी गरीबी या दीन दशा होती थी तो कभी ये उत्पादन के लिए, कभी खाना खाने के लिए, कभी फसलों के लिए, तो इस प्रकार से ये जो है डकैतियाँ वगैरह किया करते थे या हमले वगैरह किया करते थे, धावे बोलना। तो इस प्रकार से मंगोलियाई लोग हैं वो उस समय जीवन यापन कर रहे थे। अब ये पॉइंट है हमारा मंगोलों की सामाजिक स्थिति, यानी उनका मंगोलियाई समाज कैसा था। मंगोल समाज में विविध सामाजिक समुदाय थे और जिसमें पशुपालक और शिकारी संग्राहक थे। ये याद रखना है आपको कि मंगोलियाई समाज है वो दो भागों में बटा हुआ था। एक तो था पशुपालक, दूसरा है शिकारी संग्राहक। पशुपालक जो पशु पाल कर अपना जीवन यापन करते थे, दूसरा शिकारी संग्राहक अर्थात शिकार करके भोजन जुटाते थे, क्योंकि यहाँ पर वो लोग कैसे थे, बेदुइन थे, यायावर थे, तो उसी प्रकार से उनका जीवन यापन चलता था। पशुपालक समाज घोड़ों, भेड़ और ऊँटों को पालते थे। यहाँ पर ये विशेषताएं आपको याद रखनी है कि ये लोग क्या करते थे, घोड़ों को पालते थे। मंगोलियाई घोड़े काफ़ी प्रसिद्ध थे और मंगोलिया के लोग हैं वो घोड़ों अच्छे घुड़सवार हुआ करते थे, अच्छे धावक हुआ करते थे और भेड़ और ऊँटों को पाला करते थे। पशुपालक मध्य एशिया की घास के मैदानों में रहते थे और छोटे छोटे शिकार जो है के लिए चारागाह वगैरह उपलब्ध थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो जीवन यापन करते थे। शिकारी संग्राहक लोग जो है साइबेरियाई वनों में रहते थे तथा पशुपालकों की तुलना में ये काफ़ी गरीब होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार का समाज पाया जाता था, शिकारी संग्राहक और पशुपालक समूह। चारण क्षेत्र में साल की कुछ अवधि में कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया। अब चारण क्षेत्र क्या होता है, चारागाह भूमि। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है चारागाह भूमि। तो यहाँ पर चारागाह भूमि थी क्योंकि ये पशुपालन करते थे। स्टेपी घास के मैदान वगैरह भी यहाँ पर मौजूद थे, तो इन घास के मैदानों में ये अपने पशु चराया करते थे। और कुछ भूमि जो कृषि योग्य थी हालांकि, लेकिन फिर भी उन्होंने मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया था। तो ये सामान्य तरीके से दो प्रकार के से जीवन यापन करते थे, एक तो पशुपाल कर और दूसरा शिकार वगैरह करके ही जीवन यापन करते थे। फिर वह अपने आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए परिवारों तथा कुलों के परिसंघ बना लेते थे। यहाँ याद रखना है परिसंघ, क्योंकि परिभाषा आती है परिसंघ क्या है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका। तो ये आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए परिवारों तथा कुलों के परिसंघ यानी एक कबीला बना लेते थे, एक गठन बना लेते थे, संगठन बना लेते थे, उसे ही परिसंघ नाम दिया है। तो परिसंघ में क्या होता था, जो शक्तिशाली कबीला होता था उस कबीले का जो मालिक वगैरह होता था या कबीले का जो मुखिया होता था, वो सब मिलकर जो है कई बार बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए या कई दूसरे कबीलों से बचने के लिए क्या आपस में संगठन बना लेते थे, संघ बना लेते थे, समुदाय बना लेते थे विशाल। और फिर इस प्रकार से वो संयुक्त रहते थे ताकि बाहरी हमलों से बचा जा सके और साथ में बाहरी जो है आक्रमण से वो अपनी सुरक्षा कर सकते थे। तो जो मजबूत परिसंघ होता था, जो मजबूत संगठन होता था, वो कमजोर संघ के सदस्य उस बड़े संघ में शामिल हो जाते थे और अपने आप को सुरक्षित कर लेते थे। तो इस प्रकार से मंगोलियाई साम्राज्य में परिसंघ व्यवस्था मौजूद थी। फिर वे लोग पशुधन के लिए लूटमार करते थे और चारागाह के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ते थे। तो ये इस प्रकार से कि कभी कभी आपस में लूटमार भी करते थे, आक्रमण भी करते थे, लड़ाइयाँ भी करते थे। तो ये सामान्यतः उनका जीवन है वो इस प्रकार से चल रहा था। तो ये था मंगोलियाई समुदाय और उसके समूह की विशेषताएं। अब हम मंगोलियाई शासक चंगेज़ खान उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका जीवन चरित्र चंगेज़ खान का, क्योंकि चंगेज़ खान ने ही मंगोलियाई साम्राज्य की नींव रखी थी और साम्राज्य है वो खड़ा किया था। तो चंगेज़ खान का जीवन परिचय। चंगेज़ खान का जन्म है वो 1162 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आधुनिक मंगोलिया में ओनोन नदी के निकट, ये याद रखना है। चंगेज़ खान का जीवन वृत्त भी पूछा जाता है। ओनोन नदी के निकट हुआ था। उनका आरंभिक नाम तेमुजीन था और उसके पिता का नाम येसुजेई था। और ये कौन से कबीले से संबंधित था, तो ये आपको याद रखना, कियात कबीले का ये मुखिया था। उसके बचपन में ही उसके पिता की हत्या कर दी गई थी, यानी दूसरे संगठन के लोगों के द्वारा, या कह सकते हैं दूसरे कबीले के लोगों के द्वारा। अतः उसकी माता ओलुनिके, माता का नाम क्या है, ओलुनिके ने तेमुजीन, जो कि चंगेज़ खान का वास्तविक नाम था, और उसके सगे और सौतेले भाइयों का पालन पोषण किया था। 1170 के दशक में उसे अपहरण करके दास बना लिया गया था चंगेज़ खान को, और उसकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया गया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसने कई लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ी और इन्हीं लड़ाइयों में उसने अनेक मित्र भी बना लिए। ठीक है, इसी जो लड़ाइयाँ लड़ी इस दौरान जो है उसने अनेक मित्र भी बना दिए और वो पारंगत भी हो गया था।
धीरे धीरे वह अनेक कबीलों में उसकी ख्याति बढ़ती चली गई और धीरे धीरे वो एक मुखिया के रूप में अपनी पहचान बनाने लग गया था, या उसकी पहचान है वो बन गई और धीरे धीरे उसकी ख्याति है वो बढ़ती ही चली गई थी। अब है चंगेज़ खान और मंगोलों का विश्व का इतिहास में स्थान। ठीक है, मंगोलों के लिए चंगेज़ खान एक महान शासक था, क्योंकि उसने एक साम्राज्य खड़ा किया था। उसने मंगोलों को संगठित किया, चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई। ठीक है, चीनी लोग, जो चीन मंगोलिया के पास का ही एक देश है, तो इस प्रकार से उसने अपना विशाल साम्राज्य खड़ा किया, और जो चीनी लोगों के द्वारा इनका शोषण किया जाता था, इन्हें परेशान किया जाता था, तो उसके बाद उसने उससे शोषण से मुक्ति दिलाई। पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया, यानी यूरोप और एशिया महाद्वीप में उसने साम्राज्य बनाया। एशिया महाद्वीप को पार करके व्यापार के रास्ते और बाजार को उसने पुनर्स्थापित किया। चंगेज़ खान के समय में जो यूरोप तक का उसका व्यापार है वो फैल गया था। इसका शासन, चंगेज़ खान का शासन बहुजातीय, यानी इसके शासन में बहुत तरह की जाति के लोग भरे हुए थे, बहुभाषी और बहुधार्मिक था। अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज़ खान एक महान राष्ट्रनायक के रूप में, आराध्य व्यक्ति के रूप में मंगोलिया में आज भी माना जाता है। यानी मंगोलिया में चंगेज़ खान को आज भी वही सम्मान दिया जाता है। आराध्य यानी पूजनीय व्यक्ति है वो माना जाता है, क्योंकि मंगोलिया के लोग उसे एक महान शासक के रूप में उसे मानते हैं। आराध्य यानी पूजनीय। ठीक है, अब चंगेज़ खान की सैनिक उपलब्धियां क्या क्या थी। चंगेज़ खान की विशेषताएं अगर हम देखें तो उसके पास वो एक कुशल घुड़सवार सेना थी और वो स्वयं एक कुशल घुड़सवार था। ठीक है, दूसरा, उसको तीरंदाजी का अद्भुत कौशल था। उस समय इतने ज़्यादा हथियार नहीं होते थे, तो मोस्ट ऑफ या तो घुड़सवारी होती थी और तीरंदाजी वगैरह, तो तीरंदाजी का उसे अद्भुत कौशल उसे प्राप्त था। उसे मौसम की जानकारियों का भी पता रहता था। ठीक है, कब मौसम बदलेगा, कब मौसम अनुकूल रहेगा, इस प्रकार से। और घेराबंदी की नीति, यानी घेराबंदी यानी व्यू रचना, जिसे हम कहते हैं व्यू रचना। ठीक है, युद्ध में व्यू रचना की, कैसे शत्रु को घेरना है, तो व्यू रचना की उसे अच्छी जानकारी थी। नेप्ता बमबारी की शुरुआत, नेप्ता बमबारी यानी अचानक से पलटवार करना, या अचानक से जैसे छोटे छोटे यंत्रों के उपकरणों के द्वारा, ठीक है, जो कि शत्रु को कैसे घायल किया जा सकता है, अचानक से बमबारी की शुरुआत है वो चंगेज़ खान के द्वारा की। ये छोटे उपकरण के माध्यम से छोटे बम वगैरह हुआ करते थे, जिससे शत्रु को घायल किया जा सकता था। हल्के चल उपस्करों का निर्माण, तो उसने हल्के चल उपस्कर यानी छोटे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण भी चंगेज़ खान ने करवाया था, और ये युद्ध में काम में लिए जाने वाले सारे औजार और उपकरण माने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चंगेज़ खान के पास ये सारे गुण हैं वो। अब हम जानते हैं मंगोलों के सैनिक प्रबंधन की विशेषताएं, कि उनका सैन्य प्रबंधन किस प्रकार से था। मंगोल सैनिकों में प्रत्येक सदस्य स्वस्थ, वयस्क और हथियारबंद घुड़सवार दस्ता होता था। यानी जो सेना में भर्ती होते थे उसमें हर व्यक्ति स्वस्थ होता था, वयस्क यानी युवा होता था, और हथियारबंद उसे कुशल प्रशिक्षण दिया जाता था, और उसे अच्छा घुड़सवार भी बनाया जाता था, तो घुड़सवारी का हिस्सा होता था। इसके अलावा सेना में भिन्न भिन्न जातियों के संगठित समुदाय के लोग भी इसमें मौजूद थे। यानी चंगेज़ खान ने जाति समुदाय को कोई ऐसा नहीं महत्व दिया, बल्कि जो भी योग्य व्यक्ति होता था वो उसकी सेना का सदस्य है वो बन जाया करता था। उसकी सेना में तुर्की मूल के और कैराइट मूल के भी लोग हैं वो शामिल थे। यानी सभी प्रकार के लोग उसकी सेना के सदस्य हो सकते थे, बस वो योग्य होने चाहिए। उनकी सेना स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली के आधार अनुसार है वो गठित की गई थी। तो इस प्रकार से चंगेज़ खान की सैनिक प्रबंधन की ये विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। मंगोलीय जनजातीय समूहों को विभाजित करके नवीन सैनिक इकाइयों में भी जो है विभक्त किया गया था। ठीक है, कि विभाजित कर दिया गया था सेना को विभिन्न इकाइयों में, और इस प्रकार से उनको अलग अलग जिम्मेदारियां हैं वो सौंपी जाती थी। सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की होती थी। तो उसने सेना को अलग अलग, जैसे 100 सैनिकों का दस्ता, 200 सैनिकों का दस्ता, 500 सैनिकों का दस्ता, दस्ता यानी कह सकते हैं संगठन, 1000 सैनिकों का दस्ता, और सबसे बड़ी जो इकाई होती थी वो 10,000 सैनिकों की इकाई होती थी। यानी इतनी बड़ी सेना का हिस्सा, जो कि मोस्ट ऑफ करीबी रिश्तेदारों या लोगों को ये जो है ये इकाई है वो सौंपी जाती होगी, या जो योग्य करीबी रिश्तेदार होते होंगे, राजकुमार वगैरह, उनको ये 10,000 सैनिकों की टुकड़ियां हैं वो दी जाती होगी। ठीक है, अब है चंगेज़ खान के द्वारा बुखारा पर कब्जा किया गया। ठीक है, 13वीं शताब्दी में ईरान पर मंगोलों की बुखारा की विजय का वृत्तांत एक फारसी इतिवृत्तकार जिसने जुवेनी ने लिखा है, और 1220 में एक विवरण मिलता है कि किस प्रकार से चंगेज़ खान ने और बुखारा पे कब्जा किया था। तो उसका एक कथन मिलता है। उसके कथनानुसार, यानी जुवेनी ने कहा है, आपको याद रखना है जुवेनी, ठीक है, इतिहासकार है,
और उसने लिखा है कि नगर की विजय के बाद चंगेज़ खान उत्सव वाले मैदान में गया जहाँ पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे। उस नगर को जब उसने जीता था, उसने उन्हें संबोधित किया और कहा कि अरे लोगों, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है, तो मैं कहूँगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड देने हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। अर्थात बुखारा पर कब्जा करने के बाद जब लोगों को गुलाम बना लिया गया, उनकी धन संपत्तियों को छीन लिया गया, धनी व्यापारियों को लूट लिया गया, तो इस दौरान उसने कहा कि ये सब तुम्हारे पाप के कारण है। चंगेज़ खान ने उन्हें पूरी तरह से लूट लिया और उनका सब कुछ हड़प लिया और उसके बाद उसने अपना फरमान भी जारी किया कि तुम सब पापी हो, इसलिए आज तुम ये सब पापों की कर्मों की सज़ा भुगत रहे हो। और जो जितना धनी है, क्योंकि उसका सब कुछ लूट गया है, तो ऐसे में जो है इसका कारण है कि तुम पापी हो। और क्या प्रणाम, और अगर मैं तुम्हारे पास आज बुखारा पे मैंने कब्जा किया तो इसका कारण है कि ईश्वर तुम्हें दंड देना चाहता है और ईश्वर ने दंड के रूप में मुझे भेजा है। और साथ में इस प्रकार से उसने अपनी उत्सव के मैदान में अपने आप को उत्साहित करते हुए ये भाषण दिया और साथ में वहाँ के लोगों को इस प्रकार से उनको डीमोटिवेट किया या उनके ऊपर उसने अपना फरमान है वो जारी किया, यानी उनकी सब कुछ है उनका संपत्तियाँ वगैरह लूट ली और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब है 13वीं शताब्दी में मंगोलों की शासन व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जन समूह के रूप में उभर कर सामने आए, यानी ये बहुत मंगोल एक विशाल संगठन बन चुका था। उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया था, यानी उससे पहले इतना न तो कोई विशाल संगठन बना था, ही नहीं कोई विशाल साम्राज्य है वो बना था। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया, यानी जहाँ आसानी से शासन नहीं किया जा सकता था, और ऐसे में उन्होंने वहाँ पर शासन किया। अपने इतिहास, संस्कृतियाँ और उनके नियम थे, यानी उन्होंने जटिल देखो, अगर मंगोलियाई साम्राज्य देखे तो एशिया के अंदर तो फैला हुआ ही था, मंगोलिया से बाहर गया, यूरोप के देशों के ऊपर भी गया, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषाओं के लोग जहाँ रहते थे, लेकिन और जो जिन्हें समझना जो है काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मंगोलियाई शासकों ने वहाँ पर शासन किया। वहाँ उनके इतिहास अलग थे, उनकी संस्कृतियाँ अलग थी, उनके नियम अलग थे, उनके कानून अलग थे, उनके देवी देवता अलग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन शासकों के ऊपर, उन समाजों के ऊपर भी यहाँ पर शासन किया। हालांकि मंगोलों का अपना साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप से वे अल्पसंख्यक ही थे, कि उन्होंने अपना साम्राज्य तो स्थापित किया और विभिन्न साम्राज्य के ऊपर उन्होंने अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी रखा, लेकिन संख्या की दृष्टि में मंगोलों की जनसंख्या आबादी नहीं थी, बल्कि दूसरे जो उसके अंदर बहुधार्मिक, बहुभाषी या जो विभिन्न अपनी सैनिक उपलब्धियों के कारण मंगोल सेना का हिस्सा थे, उसके आधार पे उन्होंने अपना साम्राज्य है वो स्थापित किया, बल्कि स्वयं की जाति की संख्या है वो अल्पसंख्यक ही थी। चंगेज़ खान की उपलब्धियों के साथ साथ हम ये भी जान लें कि चंगेज़ खान के वंशजों की उपलब्धियां क्या क्या थी। वंशज यानी जो चंगेज़ खान के संतान थी, 4 पुत्र थे चंगेज़ खान के, और उसके जो अनुयायी थे या उसके अपने वंशज थे, उनकी क्या क्या उपलब्धियां। तो मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दलों के रूप में भर्ती किया था। यहाँ मंगोल शासन की एक विशेषता हमें देखने को मिलती है कि उन्होंने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। सभी धर्मों के लोग हैं चंगेज़ खान के संगठन में शामिल थे और उसकी सेना का हिस्सा थे। सभी प्रकार के लोग उसकी सेना में भर्ती हो सकते थे, बस वो योग्य होने चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ पे नहीं किया। चंगेज़ खान और उसके अनुयायियों का शासक या उसके वंशजों का शासक बहुजातीय था, यानी वो सभी जाति के लोग उसमें शामिल थे। बहुभाषी था, यानी विभिन्न प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं, जिसमें टर्किश, ईरानी, यूरोपियन सारे तरह के लोग इसमें शामिल थे। बहुत धार्मिक था, सभी धर्मों को मानने वाला था, सभी को आदर और सम्मान दिया जाता था और वो अपने संविधान का कोई भय नहीं था उन्हें, यानी संविधान जो बना हुआ था सबके लिए एक जैसा ही था। साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों का एक परिसंघ भी बनाया गया, यानी कि परिसंघ यानी वही संगठन बनाया गया और उन संगठनों के लिए कुछ नियम बना लिए गए जो चंगेज़ खान के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है ना, इस प्रकार से उस संगठन के आधार पर उसकी पहचान बनी और मंगोल साम्राज्य को जो है काफ़ी संगठित है वो रखा गया। इसके अलावा अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित हो गया, तथापि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। देखिए,
चंगेज़ खान के चार पुत्र थे। ठीक है, औगदेई, जोची, तोले और ये चार पुत्रों के नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो वो चार पुत्र थे जिनको चंगेज़ खान का साम्राज्य है वो मिला था। और इस प्रकार से उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जो है शासन व्यवस्था स्थापित की। लेकिन साथ में ही चंगेज़ खान की नीतियाँ, चंगेज़ खान का जो प्रभावशाली व्यक्तित्व और उसके द्वारा बनाया गया जो नियम कानून थे वो उन्होंने अपनाए रखा था और वही उनकी प्रेरणा और प्रभावशाली शक्ति बनी रही। चंगेज़ खान के बाद उन्होंने विभिन्न मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया, यानी वही बहुभाषी, बहुधार्मिक और सभी प्रकार के लोग चंगेज़ खान और उसके वंशजों की सेना का हिस्सा थे, उसके दरबार का हिस्सा थे। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे और शमन, बौद्ध, ईसाई, अंततः इस्लाम के मानने वाले थे। जबकि उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने व्यक्तिगत मत कभी नहीं थोपे थे, यानी उन्होंने लोगों को भी जो है किसी धर्म विशेष को अपनाने पर कोई उस समय तक कोई बल नहीं दिया था। अब है मंगोलों के लिए चंगेज़ खान की उपलब्धियां क्या हैं। देखिए, मंगोलों के लिए चंगेज़ खान अब तक का सबसे महान शासक था जिसकी उपलब्धियां निम्नलिखित थी। उन्होंने मंगोलों को संगठित किया तथा लंबे समय से चली आ रही लड़ाइयों, जिसमें कबीलाई लड़ाई और चीनियों के द्वारा जो मध्य लड़ाई होती थी उसमें उन्होंने मुक्ति दिलाई और साथ में उसने एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य स्थापित किया। उसने व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया और वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री भी आकृष्ट हुए कि उसका साम्राज्य इतना विशाल था। उसके साम्राज्य में जो बाजार थे या जो महंगी महंगी विलासिता की वस्तुएं वगैरह मौजूद थी, जिसके कारण वेनिस जो कि इटली का एक शहर है उसका यात्री था मार्को पोलो, वो भी मंगोलियाई साम्राज्य की तरफ यात्रा करने के लिए आकृष्ट हुआ और उसने अपने यात्रा वृतांत में मार्को पोलो ने मंगोलियाई साम्राज्य की जो है अद्भुतता, उसकी विशालता, उसकी समृद्धि के बारे में काफ़ी लिखा है, जो कि लातिनी भाषा में हमें उसका विवरण है वो मिलता है। चंगेज़ खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों के कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता ही नहीं बल्कि ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरीके से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। यानी कि चंगेज़ खान ने वैसे तो मंगोल था लेकिन फिर भी उसके साम्राज्य के अंदर सभी लोग हैं उसके अंदर सम्मिलित थे, तो इस प्रकार से उसका एक दृष्टिकोण है वो प्रभावशाली था और उसने अपना विशाल साम्राज्य इसी दृष्टिकोण के आधार पर बनाया होगा। ठीक है, तैमूर और चंगेज़ खान के वंशजों के आपस में किस प्रकार से संबंध थे तो वो भी हम जान लेते हैं। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा हुआ जिसका नाम था तैमूर। ठीक है, और वो भी चंगेज़ खान की तरह ही एक विश्वव्यापी साम्राज्य की आकांक्षा रखता था। ने अपने आप को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया क्योंकि वह चंगेज़ खान का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र प्रभुसत्ता की घोषणा की तो अपने को चंगेज़ खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर ये दोनों ही संबंध बताते हैं कि दामाद के रूप में तैमूर ने अपने आप को स्थापित किया, जिसे तैमूर लंग के नाम से जाना जाता है। आपको पता ही होगा तैमूर लंग, यानी कि युद्ध में उसका एक पाँव है वो कट गया था और एक पाँव से वो लंगड़ा था, जिसके कारण उसे तैमूर लंग कहा जाता है, उसका पूरा नाम। और उसने भी अपने आप को चंगेज़ खान के परिवार से जोड़कर अपने आप को एक महान व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करना चाहता या स्थापित किया और उसने चंगेज़ खान के दामाद के रूप में या चंगेज़ खान के वंशजों के दामाद के रूप में उसने अपने आप को स्थापित किया। शुरुआती दौर में उसने जब अपना साम्राज्य स्थापित किया तो उसे राजा या सम्राट लगाने में उसे जो है संकोच का अनुभव हुआ क्योंकि वो एक विशाल साम्राज्य के सामने खड़ा था। लेकिन बाद में उसने अपने आप को दामाद के रूप में प्रस्तुत किया और फिर अपने आगे उसने भी सम्राट की उपाधि लगाई। ठीक है, अब यास क्या है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यास। यास विधि संहिता है। ठीक है, विधि संहिता, विधि संहिता क्या होती है? विधान, कानून। ठीक है, जो कि चंगेज़ खान के द्वारा लागू की गई थी मंगोलियाई साम्राज्य के अंतर्गत। तो विधि संहिता यानी विधान। ठीक है, जिसे हम संविधान कहते हैं, वो मंगोलियाई साम्राज्य का संविधान। ठीक है, यास, यास को प्रारंभिक रूप से स्वरूप में यासक लिखा जाता था। इसे चंगेज़ खान ने सन 1206 में कुरिलताई में लागू किया था। ठीक है, कुरिलताई जो कि चंगेज़ खान की सभा सदस्य थे इसमें, और इसे एक तरह से परिषद कह सकते हैं, 1206 में कुरिलताई में लागू किया था और इसका अर्थ था विधि। ठीक है, विधि यानी वही कानूनी व्यवस्था, आज्ञा, नियम। ठीक है, संविधान, आज्ञप्ति और आदेश। इसमें प्रशासनिक विनियम है, वही कि किस प्रकार से प्रशासन को चलाना, और इसके अलावा आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन है कि सैनिक व्यवस्था कैसी रहेगी, आखेट कैसे करना है या किस प्रकार से व्यवस्था को चलानी और डाक प्रणाली का विवरण है इसमें यह साथ में मिलता है।
अब ये मंगोली व्यवस्था में यास की क्या भूमिका रही। यास प्रारंभिक रूप से यासक का वह नियम संहिता थी जिसे चंगेज खान ने 1206 में कुरिलताई में लागू किया गया था, और इसका अर्थ होता है विधि, आज्ञप्ति या आदेश। और इसके अंदर वही सैन्य, डाक प्रणाली और संगठन के नियम इसके अंदर सम्मिलित थे। अर्थ में परिवर्तन के कारण 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य का गठन है वो किया गया, और इसके साथ ही उसके द्वारा जटिल शहरी समाजों पर शासन संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक था, और इस प्रकार से अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियम का आविष्कार का दावा है वो किया गया। तो ये जो है यासक या यास है उसे बनाया गया, उसे लागू किया गया था मंगोलियाई साम्राज्य के ऊपर। अब यासक को कैसे उसने लागू किया, तो यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू किया गया। यानी चंगेज खान ने इसे बनाया था और साथ में उसके वंशजों ने इसे विधि संहिता यानी अपने महान चंगेज खान की विधि संहिता कहकर इसे प्रजा पर लागू किया गया था, जिसे प्रजा को मानना होता था। यास में समान आस्था रखने वाले मंगोलों को संयुक्त किया गया, और चंगेज और उसके वंशजों की मंगोलों से निकटता स्वीकृत, यानी जिन्होंने यास को माना है, यासक के नियमों को माना है, उन्हें चंगेज खान की करीबी माना गया, और मंगोलों के प्रति उनकी निष्ठा को व्यक्त है वो माना गया, और इस प्रकार से उन्हें जो है सम्मान दिया गया। यास से वंशजों की कबीलाई पहचान बरकरार रही, और पराजित लोगों पर नियम लागू करने का आत्मविश्वास की जो यासक या जो चंगेज खान के द्वारा जो विधि संहिता बनाई गई थी, उससे जो है मंगोलियाई कबीलाई की एक पहचान है वो मान लिया गया। और बाद में जो मंगोलियाई साम्राज्य जिसके आधार पे जो जिनको पराजित किया जाता था उनके भी ऊपर भी इन नियमों को लागू है वो किया जाता था, यानी यासक के नियमों को मानना होता था। चंगेज खान की कल्पना शक्ति से प्रेरित था, और वह विश्वव्यापी मंगोल साम्राज्य की रचना में सहायक था। तो चंगेज खान की कल्पना शक्ति यानी जो यास जो विधि संहिता चंगेज खान ने लागू की गई थी, वो चंगेज खान की कल्पना शक्ति यानी जैसा उसने सोचा था उस आधार पे उसने यास के नियमों को बनाया था कि उसकी सैन्य प्रणाली कैसी होनी चाहिए, उसकी डाक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और मंगोलियाई लोगों को किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से शिकार करने चाहिए, आखेट करने चाहिए, घुड़सवार होना चाहिए, कुशल सेनानायक होना चाहिए, वो सारा कुछ यास के अंदर है वो मौजूद था। और इसी यास ने लोगों को एकत्रित होने में, संगठित होने में सहायता प्रदान की, और साथ में एक विशाल मंगोल साम्राज्य की नींव की संरचना रखने में भी ये यासक है वो काफ़ी प्रेरणाबद्ध है वो सिद्ध हुआ। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों से मंगोलियाई शासकों को क्या हानियां हुई वो हम देखें कि इन युद्धों में अनेक नगर है वो नष्ट किए गए। मंगोलियाई शासकों को नहीं बल्कि विश्व को क्या हानि हुई है। अनेक नगर नष्ट किए गए, कृषि भूमि को हानि हुई, और व्यापार है वो चौपट हो गया। दस्तकारी वस्तुओं के उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, और सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। इससे कहीं अधिक दास भी बना लिए गए। कहते हैं तलवार की नोक पर चंगेज खान ने अपना साम्राज्य जो है वो कायम किया था। सम्भ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा था। जब मंगोलियाई साम्राज्य खड़ा किया जा रहा था तो विभिन्न लोगों को मौत की घाट है वो उतारा गया था, और बहुत सारा हानि है वो विश्व अर्थव्यवस्था को हो रही थी। अब मंगोल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ठीक है, मंगोलों के पतन के कौन कौन से कारण थे पूछे जाते हैं, और 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उनकी संख्या बहुत कम थी, वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। कि मंगोल वो यायावर, बेदुइन और खानाबदोश बर्बर माने जाते थे, ठीक है। और बर्बर लोग जो कि कम सभ्य होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, और थोड़ी उनकी प्रवृत्ति है वो असभ्यता से मानी जाती थी। तो जो बाकी आबादी थी उनकी संख्या में ये लोग काफ़ी जो है असभ्य माने जाते थे, सभ्य नहीं थे, क्योंकि ये खानाबदोश, यायावर और घुमंतु थे। तो इसका कारण भी जो है ये जो है एक कुशल संगठन है स्थापित नहीं कर पाया। आपसी विरोध और अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना, कि दूसरी सभ्यताओं को जो उन्होंने विजित किया था, दूसरे देशों के ऊपर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया था, तो इसके साथ ही वो अपना व्यवहार वगैरह, अपने तरीके नियम वगैरह उन देशों के ऊपर है वो लगाते थे, जिसके कारण भी ये भी उनके लिए हानिकारक रहा, और जनता दूसरे लोगों के लिए भी जो है कठिन रहा। मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया जाना, कि मंगोल ने विभिन्न धर्मों को अपनाया, किसी ने बौद्ध धर्म को अपनाया, किसी ने अन्य धर्म को अपनाया, किसी ने इस्लाम को अपनाया, किसी ने ईसाई धर्म को अपनाया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे मंगोल साम्राज्य पतन की तरफ है वो जाने लगा था, ठीक है। और इस प्रकार से उनकी आबादी धीरे धीरे घटने लगी थी, वो अल्पसंख्यक होते चले गए। तो ये भी मंगोल साम्राज्य के पतन के कारणों में आता है। अब है मंगोलों के पतन के मूल कारण क्या थे। एक तो मूल कारण यानी मुख्य कारण, उनकी संख्या बहुत कम थी, वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे, ठीक है।
और वही वाली बात वापस आ गई है कि विभिन्न धर्मों को अपनाया जाने लगा। तो इस प्रकार से ये मंगोलों के पतन के मूल कारण थे या मंगोलों के पतन के कारण थे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये पार्ट था जिसमें मंगोल साम्राज्य के बारे में हमने जाना है, और साथ में मंगोलों की मतलब मेन पॉइंट ही इसके अंदर इसके अंदर लिए गए थे, और ये आशा करती हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी रहेंगे। साथ में ही आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।